हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल गौरव अकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आज जो 7 जनवरी को जो सीटेट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज जो टोटल प्रश्न की संख्या है वो टोटल क्वेश्चन 35 है। 35 जो है प्रश्न आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और यह चर्चा आपको गौरव अकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन सबको एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या आया हुआ था। इसका आज का जो प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से किसने ज्यामितीय चिंतन को विकसित किया। ज्यामितीय चिंतन को विकसित किए हुए थे वैन हीले के द्वारा ज्यामितीय चिंतन को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर माथा कहाँ स्थित है या फिर यह किसका भाग है। तो सागर माथा नेपाल में स्थित है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि सागर माथा नेपाल में स्थित है और यह किसका भाग है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पत्थर और लकड़ी का घर कहाँ होता है। तो पत्थर और लकड़ी का घर मनाली में होता है। पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करके घर मनाली में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना जो है यह जो डिजिट दिया गया है इन सारे डिजिट के योगफल में से क्या घटाएं कि परिणाम इतना चला है जो डिजिट दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे डिजिट जो दिए गए इन सब का हम योग निकाल लेंगे, एडिशन करेंगे। इस सबको जो ऐड करेंगे तो जोड़ जितना आएगा फाइनल वो इतना आएगा। अब कह रहा है इसमें से कितना घटाएं कि इतना यह डिजिट जो है इतना चला है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि 15 में से क्या घटाएं, 15 में से क्या घटाएं, 15 में से क्या घटाएं कि 10 4। तो सबसे बढ़िया इसका उपाय है कि 15 में से 10 घटा देंगे और इसका आंसर 5 चला आएगा। ठीक उसी प्रकार से यह सवाल दिया हुआ है कि इसमें से क्या घटा यह डिजिट में से कि यह संख्या हो जाए। तो फाइनल डिजिट जोड़ लिए और जोड़ करके यह डिजिट में से इसी को घटा देंगे। घटाने पर इतना आंसर निकल जाएगा। यह आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और जो लोग इस ऑप्शन को क्लिक करके आए हैं उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, वेरी कांग्रेचुलेसन, उनका यह जवाब बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। क्या अब आया हुआ चाल दूरी से भी आज जो क्वेश्चंस थे वो आए हुए हैं। यह ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल क्या होगी जिसकी दूरी 504 किलोमीटर है और समय 7 घंटे है। तो चाल बराबर फॉर्मूला है इसका कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो टोटल दूरी दिया गया है 504 और समय दिया हुआ 7 घंटा। तो 504 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यह 72 टाइम्स में कट जाएगा, 72 टाइम्स में कटेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ट्रेन की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह ट्रेन जो है रनिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, दांत से भी रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं आज। तो है कि यदि एक लड़की को दांतों में और हड्डियों में दर्द है तो आप क्या खाने को कहेंगे। देखिए वैसे ऑप्शन के अनुसार ही इसका आंसर को टिक मारना या क्लिक करना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऑप्शन पूरा याद नहीं है। तो एक किताब के माध्यम से मैंने देखा है कि जो सही इसका जवाब दिया हुआ है, किताब में आंसर दिए हुए हैं उन सारी बातों को मैंने चर्चा कर दिया। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाए और आपके सामने क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन देख कर ही क्लिक कीजिएगा। दूध हो सकता है इसका आंसर, फल का सेवन हो सकता है, पत्तेदार सब्जियाँ हो सकता है, मछली हो सकता है। यह सारे जो है आंसर जो है किताब में दिया हुआ है। तो बुक के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी के बुक में से ही आपके माध्यम से आपके सामने यह जो लिख कर लाया हूँ टाइपिंग करके, या आपके सामने यह एनसीईआरटी के बुक से हो सकता है एग्जाम में कहीं दूसरा कोई ऑप्शन आ जाए तो आप ऑप्शन देख कर ही क्लिक कीजिएगा, जो सही जवाब हो वही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है, एक लड़की की मातृभाषा हिंदी है, वह विद्यालय जाती है और वहाँ इंग्लिश पढ़ना सीखती है। तो निम्नलिखित में से किसको दर्शा रही है। वो लड़की जो है मातृभाषा उसका हिंदी है, मदर लैंग्वेज हिंदी है, वह स्कूल जाती है, स्कूल जाते तो वहाँ इंग्लिश पढ़ना सीखती है। तो सीखती है तो वह क्या वहाँ पर दर्शा रही है, क्या शो कर रही है। भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग।
अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, इसी को हिंदी में सीखना भी कहते हैं। अधिगम का है, लर्निंग का है या सीखना का, तीनों का मतलब जो है बिल्कुल एक ही होता है, सीखना। तो वह क्या दर्शा रही है, तो लर्निंग को दर्शा रही है, लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। उसके बाद दिया हुआ था एक और क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी थीम अलग है, तो थीम उसमें जो दिया गया हुआ था, उसमें जो दिया गया था उस ऑप्शंस के अनुसार भाषा जो थीम अलग है, इसमें मौसम दिया हुआ है कि मौसम का जो थीम है वो बिल्कुल ही अलग था। उसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उस ऑप्शन के अनुसार उसमें जो थीम अलग था वो मौसम था, बाकी सब थीम एक जैसे थे, सिर्फ मौसम वाला थीम अलग था। उसके बाद दिन और रात में समास क्या है, तो दिन और रात में द्वंद्व समास है। आप जानते हैं दिन और रात एक ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, दिन और डैश देकर के इसे रात, मैंने दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व है दोनों पद, तो द्वंद्व में दिन और रात दोनों का जो है ना कॉम्बिनेशन बिल्कुल एकदम जो है मेन रूप से, ऐसा नहीं जो एक उसका हेल्पिंग में है, कोई भी उसमें हेल्पिंग नहीं, दोनों का पद प्रधान है, इस चलते यह द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। आज बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं जो इससे पहले एग्जाम में जल्दी नहीं आया हुआ, इसका सिलेबस में तो है लेकिन पूछा नहीं गया, जैसे संधि उंधि से सवाल भी आज आ गया है, चाल दूरी से भी समय आ गया हुआ है, एवरेज से भी सवाल है, सब क्वेश्चन सब जो है आया हुआ है। तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, निह जोर आशा हो जाएगा। यह संधि कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि की पहचान ऐसे करके ये होता है ही बना। तो निराशा का संधि विच्छेद निह जोर आशा हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप एग्जाम देने जाए, आने वाले जो आपके पेपर हैं उन पेपर का देने जाए, तो सारे इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आपके बुक में दिए गए उन सारे को पढ़कर ही जाए। सफलता में प्रत्यय क्या है, तो सफलता में प्रत्यय दो तरह के इसमें आते हैं, एक ठो है उपसर्ग, उपसर्ग एक ठो है प्रत्यय। तो उपसर्ग है एक ठो प्रत्यय, इसको अभी हम डील कर दे रहे हैं आपके सामने, इसको पूरा डिटेल्स बता देते हैं। उपसर्ग है प्रत्यय, उपसर्ग मतलब पहले वाला, उपसर्ग मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद में, प्रत्यय मतलब बाद, जो पहले लगकर किसी शब्द का मतलब किसी वाक्य में जो है शब्द का परिवर्तन कर देता है वो उपसर्ग है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय है। तो सफलता में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ता सबसे अंतिम में है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर में प्रत्यय में ता ही होगा, और इस ऑप्शन में दिया भी हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम के समवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो मिजोरम का समवर्ती राज्य है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, यह सब जो है मिजोरम के समवर्ती राज्य है। मिजोरम से संबंधित बहुत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि चेराव नृत्य कहाँ का है, तो चेराव नृत्य सब जो है इसका ही है। चेराव नृत्य जो है एक उसको देख लेंगे क्योंकि एक आया भी हुआ है इस साल। चेराव जो है यह प्रमुख नृत्य है, मिजोरम का ही है। प्रश्न आया हुआ लास्ट के एग्जाम जो हुआ है उसी में आया हुआ है। उसके बाद है एनईपी, एनईपी से भी संबंधित प्रश्न आ गए हुए हैं इस बार। एनईपी 2020 क्या है, एनईपी का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है इसके बारे में देखेंगे। सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना मतलब सभी का विकास करना, शिक्षा में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों का समान रूप से विकास करना ही सर्वांगीण विकास, मतलब सभी तरह का विकास। ऐसा नहीं है शारीरिक विकास हो जाए मानसिक नहीं हो, मानसिक हो शारीरिक नहीं हो, सामाजिक हो नैतिक नहीं हो, सांस्कृतिक हो तो सामाजिक नहीं हो, मतलब सारे तरह के जितने भी विकास है सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक, इस सारे तरह के विकास होते हैं। इन सारे विकासों को एक साथ विकास करना, उसको रफ्तार में एक साथ करना, सबको एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हुए थे, यदि पेड़ों को काटा जा रहा है तो उससे होने वाली हानियां क्या क्या है, तो उससे होने वाली हानियां प्रकृति जो है परिवेश में हरियाली कम होती है। आप अपने अगल बगल में भी आस पास पड़ोस में इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे की कमी है या पेड़ों को काटा जा रहा है तो उससे होने वाले नुकसान को आप खुद अपने शब्दों में ही जान सकते हैं और लिख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो हरियाली की कमी होगी, उसके बाद हवा युक्त छाया की भी कमी होती है, आंधी और बाढ़ का खतरा अत्यधिक हो जाता है। आप देखते होइएगा जहाँ पे पेड़ पौधे की कमी होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ बाढ़ का खतरा या आंधी तूफान ज़्यादा आता है, सुनामी उनामी का ज़्यादा ये सब होता है, खतरा होता है। उसके बाद भूमिगत जल स्तर की कमी होती है। अभी के समय में तो जल का लेयर जो है वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर चला गया है। ये सब वृक्ष की अत्यधिक कटाई होने के कारण जो है वाटर लेवल इतना ग्राउंड लेवल पर चला गया है।
ऑक्सीजन की कमी होती है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। वृक्ष की कटाई से जो है ऑक्सीजन की तो सबसे अत्यधिक कमी हो रही है, और सबसे महंगा ऑक्सीजन ही होता है, और सबसे गॉड गिफ्ट ऑक्सीजन हम लोगों को फ्री में मुफ्त में वृक्ष के माध्यम से मिलता है। और वृक्ष कटाई होने के कारण और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पर्यावरण में जो है संतुलन काफ़ी अधिक मात्रा में बिगड़ते हुए जा रहा है। वातावरण में गर्मी बहुत ही अत्यधिक बढ़ती है, वातावरण में गर्मी बढ़ती है। पेड़ की कटाई होगी, वृक्षों की कटाई होगी, तो इससे क्या होगा, वातावरण में गर्मी बढ़ेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा, वाटर लेवल जो ग्राउंड लेवल पर चला जाएगा, भूमिगत जल स्तर धीरे धीरे घटता चला जाएगा। आंधी और बाढ़ का खतरा जो है बढ़ता है। हवा युक्त छाया की कमी होती है, प्राकृतिक परिवेश में हरियाली कम हो जाती है। इन सारे जो इतना सारा नुकसान जो एक वृक्ष के काटने से होता है, इनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे नहीं लिखा है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा या फिर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। ऐसे आप बुक में अपने देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको वृक्ष के काटने से हमें अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस बार एक प्रश्न में पूछा गया था कि वृक्ष चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न मात्र 3 से 4 दिन पहले के एग्जाम में पूछा गया, सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल जिला के रहने वाले थे। इसको मैंने बनाया भी हुआ है वीडियो, मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो वहाँ पर जा करके देख लेंगे। वीडियो वृक्ष वाला जो है पूरा डिटेल्स उसमें मैंने चर्चा किया। क्रोध में कौन सी संज्ञा है? तो क्रोध में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। मधुमक्खी पालने का सही समय क्या है? यह लगातार हमको लगता है कि 4 या 5 बार इस साल के एग्जाम में प्रश्न रिपीट कर दिया हुआ है कि मधुमक्खी पालने का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। याद रखना है, लास्ट के 3 महीना जो होता है वो मधुमक्खी पालने के लिए सबसे उचित समय होता है। लास्ट का 3 महीना कौन कौन होता है? तो अंतिम से ही आ जाएंगे, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, यह 3 महीना जो है, या फिर ऐसे चल जाए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह 3 महीना जो है आपको मधुमक्खी पालन करने का सबसे ज़्यादा उचित समय होता है। सलौत कितने घंटे सोता है? तो सलौत 17 घंटे सोता है। यह वीडियो भी मैंने बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सलौत मतलब लोथ के जैसा होता है। सलौत एक दिन में 17 घंटे सोता है, बड़े मजेदार सोता है। वो वृक्ष पर लटक करके उल्टा सोता है, या दिखने में भालू के जैसा होता है। यह सप्ताह में मात्र 1 दिन शौच करने के लिए उतरता है। इसका जो है तकरीबन जीने का आयु 40 वर्ष का होता है। यह अपने पूरे जीवन काल में मात्र 8 पेड़ ही बदलता है। एक पेड़ पर यह 5 वर्षों तक रहता है। या जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। इन सारे बातों को मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल से चर्चा की, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो देखना ना भूलिएगा। और अभी भी मैंने बताया, अपने नोट्स में लिख लेंगे, याद कर लेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए आपको जरूर महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारे यहाँ लोग धूप में बैठ जाते हैं। यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। कहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पे लोग धूप में बैठते हैं और बरसात ज़्यादा होगी? मनाली के जो लोग हैं धूप में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट हम आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो टॉपिक जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और हो सकता है इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से हो सकता है बायोगोस्की से संबंधित प्रश्न आया फिर आ जाएगा। पढ़ने में अक्षमता, इसका भी मैंने आपको शॉर्ट्स बना करके डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। समावेशी कक्षा, इस सारे पॉइंट को मैंने अपने वीडियो में आज तक मैंने चर्चा कर दी है, इसको आप जरूर देखिएगा 1 बाय 1 करके। समावेशी कक्षा, NEP 2005, NEP 2020, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस सारे प्रश्न आने की चर्चा है, हो सकता है। अब देखेंगे मैथ से संबंधित कौन सा प्रश्न हो सकता है। एज वाला है, एवरेज है, वेन हीले है। वेन हीले तो आज भी आ गया हुआ है, आपको मैंने फर्स्ट सवाल वेन हीले ही कराया है। मैथ में एज आ सकता है, एवरेज आ सकता है, वेन हीले हो सकता है। उसके बाद स्पीड वाला जो है, टाइम वाला आज जो आया है वो हो सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो सकता है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन से हो सकता है। एज रिलेटेड हो सकता है। मतलब इस तरह के सारे जितने भी आपके शादी में दिया हुआ है, सिलेबस में दिए हों, सारे क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो एग्ज़ाम भी बहुत लंबा चल रहा, पहले होता था 1 ही एग्ज़ाम होता था, अब तो रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे हैं, नए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी में देखेंगे क्या आएगा, पैसेज आएगा। पैसेज वही जो होता है ऊपर से नीचे तक जो दिया रहता है, कंप्रीहेंशन जो दिया रहता है उसमें से देख करके, और 5 नंबर का सवाल जो आता है बनाने के लिए। पोएम, कविता आ रहा है, समास आ रहा है, संधि विच्छेद आ रहा है। संधि विच्छेद तो आज भी आया और समास आज भी आया है। उसके बाद संज्ञा से रिलेटेड आ रहा है, भाववाचक संज्ञा, ये सब जो है आज भी प्रश्न आए हुए हैं कि भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड है। उसके बाद कारक से संबंधित प्रश्न भी आ रहे हैं, संधि से भी आ रहे हैं। इन सारे प्रश्नों को आप ऐसा करिए कि 1 बाय 1 चर्चा करके ही, देख करके ही जाइए और याद करके ही जाइए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में यह कहना चाहूँगा कि वीडियो आप अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी लगा हो, वीडियो में आपको देखने में इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।